हेलो स्टूडेंट्स, मैं एम.आर. मीणा और मेरे द्वारा संचालित लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में यूजीसी नेट की फ्री क्लासेज में, बिल्कुल फ्री क्लासेज में आपका स्वागत है एक बार फिर से। और आज हमने ये टॉपिक लिया है आईपीआर। आज हम आईपीआर के बारे में चर्चा करेंगे कि ये आईपीआर क्या है, यानी बौद्धिक संपदा अधिकार क्या है, बौद्धिक संपदा अधिकार और क्यों इसे आपके सिलेबस में शामिल किया गया है। उसके अलावा बौद्धिक संपदा अधिकार या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट क्यों बनाया गया, किस लिए इसे आपके सिलेबस में शामिल किया गया है, क्या रीजन है इसको आपके सिलेबस में शामिल करने का। उसके अलावा आईपीआर कब बना और उसके अलावा आईपीआर के द्वारा कौन कौन से जो प्रकार हैं, इसके कौन कौन से टाइप्स हैं आईपीआर के, यानी बौद्धिक संपदा अधिकार के कौन कौन से प्रकार हैं, कब आपके बौद्धिक संपदा अधिकार बनाया गया है, किस संगठन के द्वारा इसे बनाया गया। उसके अलावा भारत में विशेष रूप से हम भारत के संदर्भ में चर्चा करेंगे कि भारत में कौन सा अधिनियम या जो बौद्धिक संपदा अधिकार के प्रकार है उनमें कौन सा अधिनियम कब बना भारत में। इन सब के बारे में चर्चा करने के लिए आज हमने टॉपिक लिया है आईपीआर। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आईपीआर का पूरा नाम क्या है और क्या है आईपीआर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आईपीआर। आज हम आईपीआर के बारे में चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें आईपीआर की फुल फॉर्म की, तो आईपीआर का पूरा नाम होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी आईपीआर। अगर आपको आईपीआर की फुल फॉर्म की बात करें या आपको पूछा जाए कि आईपीआर का पूरा नाम क्या है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, हिंदी में हम इसे कहते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार। बौद्धिक संपदा अधिकार, बौद्धिक संपदा अधिकार। आज हम चर्चा करेंगे कि ये बौद्धिक संपदा अधिकार क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है कि बौद्धिक संपदा अधिकार क्या है। बौद्धिक संपदा अधिकार, बौद्धिक संपदा अधिकार क्या है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बौद्धिक संपदा अधिकार क्या है। तो देखो, बौद्धिक संपदा अधिकार की अगर हम बात करें तो क्या है कि मैं थोड़ा सा आपको इसका स्टोरी टाइप में बताता हूं, थोड़ी सी इसकी थ्योरी टाइप में, फिर उसके बाद हम आगे बोर्ड पे करते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार, मनुष्य अपनी बुद्धि से कई तरह के आविष्कार करता है, रचनाओं का निर्माण करता है या कई रचनाओं को जन्म देता है, हम ये कह सकते हैं। तो मनुष्य अपनी बुद्धि से कई तरह के आविष्कार और नई रचनाओं को जन्म देता है, उनमें उन विशेष आविष्कारों को उसका पूरा अधिकार है। ठीक है, मनुष्य अपनी बुद्धि के द्वारा कई तरह के आविष्कारों को जन्म देता है, कई तरह रचनाओं का निर्माण करता है, कई नवाचारों को जन्म देता है, और ये जो भी आविष्कार करना है, ये रचनाएं हैं, ये उसका मनुष्य का जन्म अधिकार है। मनुष्य बौद्धिक संपदा अधिकार क्या है कि मनुष्य के मस्तिष्क की उपज है, और ये क्या है कि मनुष्य का एक निजी अधिकार है। ठीक है, बौद्धिक संपदा अधिकार मनुष्य का एक निजी अधिकार है, कानूनी अधिकार है। ये किसी भी व्यक्ति, संस्था या उसके जो बौद्धिक सर्जन है उसके, ठीक है, उसकी बौद्धिक जो उपज है उसका अधिकार है। और बौद्धिक सर्जन, ये बौद्धिक संपदा अधिकार दिए जाने का उद्देश्य यह है, इसलिए दिया गया है बौद्धिक संपदा अधिकार, ताकि मानव के अधिकारों का हनन होने से रोका जा सके। हम ये कह सकते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार के तहत अगर किसी व्यक्ति ने कोई आविष्कार किया है या किसी वस्तु का निर्माण किया है, तो उसके आविष्कार का दूसरा व्यक्ति अपने लाभ के लिए उसका आविष्कार का हनन ना करे, इसलिए बौद्धिक संपदा अधिकार या बौद्धिक संपदा अधिकार का मतलब इसका सृजन किया गया है। अब हम बात करें बौद्धिक संपदा अधिकार के परिभाषा की, तो क्या है कि बौद्धिक संपदा अधिकार, ठीक है, हम इसकी परिभाषा अगर बोले तो बौद्धिक संपदा अधिकार की यानी बौद्धिक संपदा अधिकार मनुष्य के दिमाग की उपज है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, बौद्धिक संपदा अधिकार मनुष्य के दिमाग की उपज है, और बौद्धिक संपदा अधिकार के द्वारा मनुष्य के द्वारा कई तरह की
आविष्कार किए जाते हैं, कई तरह की रचनाओं का निर्माण किया जाता है, कई कलाकृतियों का निर्माण किया जाता है, कई तरह के चित्र या उसकी जो भी उसकी दिमाग की उपज है, ये बौद्धिक संपदा अधिकार के तहत आती है। जब दुनिया में बौद्धिक संपदा अधिकार मनुष्य का एक मौलिक अधिकार है और मौलिक रचना का निर्माण मनुष्य अपने दिमाग के द्वारा करता है। जब बौद्धिक संपदा अधिकार के हनन की बात हुई, जब विश्व में क्या हुआ कि जब ये हुआ कि बौद्धिक संपदा अधिकार मनुष्य का अधिकार है और इस अधिकार के हनन हो रहा है, तो इसका कैसे संरक्षण किया जाए, कैसे इस अधिकार को रोका जा सके ताकि मनुष्य के अधिकार का, मनुष्य का जो अधिकार है बौद्धिक संपदा अधिकार, उसका हनन न हो सके। तो जब दुनिया में ये बहस तेज हुई, ये मामला बहुत तेज हुआ कि बौद्धिक संपदा अधिकार का एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर रहा है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा या संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा एक वीपो संगठन, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संगठन है वीपो, उसका गठन किया गया और वीपो के द्वारा यानी वीपो के द्वारा इस अधिकार का संरक्षण कैसे किया जाए, बौद्धिक संपदा अधिकार का संरक्षण कैसे किया जाए, तो यह कार्य वीपो के द्वारा, वीपो को एक संस्था गठन किया गया ताकि वीपो जो संस्था उसका गठन करने का उद्देश्य था कि मनुष्य के जो भी अधिकार हैं, जो भी वो नए आविष्कार करता है, जो भी रचनाओं का निर्माण करता है, उनका हनन होने से रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा वीपो एक संगठन उसका गठन किया गया। ठीक है, अब हम बात करें कि बौद्धिक संपदा अधिकार के तहत कौन कौन से मतलब कि प्रकार है, बौद्धिक संपदा अधिकार के कौन कौन से प्रकार अगर मैं आपको बताना चाहूं तो बौद्धिक संपदा अधिकार के तहत बौद्धिक संपदा अधिकार को अनेक प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं हम। जैसे हम ये मान सकते हैं, जैसे हमारे ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, औद्योगिक डिजाइन है, भौगोलिक संकेतक है, ये इसके प्रकार हैं। जैसे पेटेंट है, तो ये बौद्धिक संपदा अधिकार के प्रकार है। अब हम एक बार इसकी मैं आपको डेफिनेशन बताना चाहूंगी, बौद्धिक संपदा अधिकार की परिभाषा क्या है। तो व्यक्तियों को उनके बौद्धिक सर्जन के परिप्रेक्ष्य में दिए जाने वाला अधिकार बौद्धिक संपदा अधिकार कहलाता है। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए कि बौद्धिक संपदा अधिकार की परिभाषा, तो व्यक्तियों को उनके बौद्धिक सर्जन के परिप्रेक्ष्य में दिए जाने वाला अधिकार बौद्धिक संपदा अधिकार कहलाता है। बौद्धिक संपदा अधिकार का उपयोग मनुष्य एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में और एक निश्चित समयावधि में व्यक्ति इसका उपयोग कर सकता है, बौद्धिक संपदा अधिकार। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि बौद्धिक संपदा अधिकार की परिभाषा क्या है, तो व्यक्तियों को उनके बौद्धिक सर्जन के परिप्रेक्ष्य में दिए जाने वाला अधिकार बौद्धिक संपदा अधिकार कहलाता है। और बौद्धिक संपदा अधिकार का प्रयोग व्यक्ति या मनुष्य एक निश्चित समयावधि में, एक इसका टाइम है, एक निश्चित समयावधि में या एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के मध्य इस अधिकार का उपयोग मनुष्य कर सकता है। यह हमारा है बौद्धिक संपदा अधिकार। बौद्धिक संपदा अधिकार मनुष्य का क्या है, एक नैतिक और वाणिज्य रूप से मूल्यवान सब बौद्धिक सर्जन है एक तरीके से ये। और बौद्धिक संपदा अधिकार प्रदान करना मनुष्य का क्या है, एक निजी अधिकार है। इस अधिकार की कोई व्यक्ति दूसरा व्यक्ति मनुष्य के अधिकार की अवहेलना नहीं कर सकता है। ये बौद्धिक अधिकार है। ये क्या है कि बौद्धिक सर्जन और केवल उसके सर्जनकर्ता को सदा सर्वदा के लिए दिए जाने वाला अधिकार है। बौद्धिक संपदा अधिकार एक निश्चित समयावधि और एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के मध्य प्रदान किया जाता है। अब हम बात करें बौद्धिक संपदा अधिकार के प्रकारों की, कि बौद्धिक संपदा अधिकार के प्रकार कौन कौन से हैं। तो इसके प्रकारों के बारे में अगर हम चर्चा करें तो देखो, बौद्धिक संपदा अधिकार की परिभाषा इसकी हो चुकी है। परिभाषा क्या है, बौद्धिक संपदा अधिकार की अगर आपको परिभाषा पूछा है तो व्यक्तियों को परिभाषा, अगर मैं परिभाषा एक बार दोबारा बता देता हूं कि बौद्धिक संपदा अधिकार की परिभाषा क्या है, तो बौद्धिक संपदा अधिकारी व्यक्तियों को उनके बौद्धिक सर्जन के परिप्रेक्ष्य में, व्यक्तियों को उनके बौद्धिक सर्जन के परिप्रेक्ष्य में एक निश्चित समयावधि में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के मध्य प्रदान किए जाने वाले अधिकार को बौद्धिक संपदा अधिकार कहा जाता है। इसकी परिभाषा। अब हम बात करते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार के प्रकार, यानी इसके प्रकार कौन कौन से हैं, कितने टाइप का है बौद्धिक संपदा अधिकार, कितने टाइप का होता है। तो हम बात करें इसके प्रकारों की, तो देखो बौद्धिक संपदा अधिकार के प्रकारों में एक तो है जैसे आपकी कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, औद्योगिक डिजाइन है या भौगोलिक संकेतक, ये इसके प्रकार है। अब हम बात करते हैं कि बौद्धिक संपदा अधिकार में कि सबसे पहले कॉपीराइट की बात करते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार को प्रकारों की अगर हम बात करें तो प्रकारों में पहला है हमारा कॉपीराइट। ठीक है, कॉपीराइट की अगर हम बात करें कि कॉपीराइट बौद्धिक संपदा अधिकारों की अगर हम प्रकारों की बात करते हैं तो इसके प्रकारों में पहला जो है वो है
कॉपीराइट। यानी कॉपीराइट क्या है, अब कॉपीराइट के बारे में हम चर्चा करते हैं कि कॉपीराइट क्या है। तो कॉपीराइट क्या है कि मनुष्य को, मतलब कि कॉपीराइट के अंतर्गत किताबें हैं आपकी, ठीक है। कॉपीराइट के अंतर्गत देखो जो भी आपकी किताबें हैं, चित्रकला है, मूर्तिकला है, वास्तुकला है, ठीक है, कॉपीराइट के अंतर्गत, यानी कॉपीराइट के बौद्धिक संपदा अधिकार के प्रकारों में पहला है कॉपीराइट, और कॉपीराइट के अंतर्गत आपकी चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, चित्र या कोई संगीत, कंप्यूटर प्रोग्राम, डेटाबेस, विज्ञापन, मानचित्र, तकनीकी चित्रांकन को सम्मिलित किया जाता है। ये सभी चीजें कॉपीराइट में आती है। इसे ध्यान रखना, वो कॉपीराइट में किस किस को शामिल किया जाता है। कॉपीराइट में चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीत, विज्ञापन, कंप्यूटर प्रोग्राम, तकनीकी सामग्री, तकनीकी चित्रांकन, इन सबको कॉपीराइट में शामिल किया गया है। अब हम बात करें विशेष रूप से भारत के संदर्भ में। तो भारत में क्या है कि कॉपीराइट अधिनियम, भारत में कॉपीराइट अधिनियम कब बना, 1957 में, ठीक है। भारत में कॉपीराइट अधिनियम बना, भारत में कॉपीराइट अधिनियम बना है 1957, ठीक है। 1957 में भारत में कॉपीराइट अधिनियम बना, और ये भारत में कॉपीराइट अधिनियम जो बना था वो लागू कब हुआ। अगर आपको पूछ जाए कि कॉपीराइट अधिनियम बना है 1957 में और लागू हो गया, ये लागू हुआ 21 जनवरी 1958 में, ठीक है। 1958 में ये लागू हो गया, ठीक है। तो भारत के संदर्भ में हम बात करें, एक बार मैंने दोबारा बताऊं, कॉपीराइट के अंतर्गत चित्रकला है, मूर्तिकला है, वास्तुकला है, किताबें हैं आपकी, उसके अलावा तकनीकी सामग्री है, उसके अलावा चित्र है, उसके अलावा विज्ञापन है, उसके अलावा कंप्यूटर डेटा, आंकड़ा, कंप्यूटर प्रोग्राम, तकनीकी चित्रांकन, इन सभी को कॉपीराइट में शामिल किया गया है। कॉपीराइट भारत में 1957 में बना और लागू हो गया था 21 जनवरी 1958 को भारत में कॉपीराइट अधिनियम लागू हो गया। यानी हम इसके प्रकार पढ़ रहे हैं, बौद्धिक संपदा अधिकार के प्रकारों में पहला है कॉपीराइट। अब हम बात करें, दूसरा है पेटेंट। दूसरा इसका अधिकार है पेटेंट, इसका प्रकार पेटेंट, ठीक है। दूसरा पेटेंट है, ठीक है। दूसरे प्रकार की अगर हम बात करते हैं, पेटेंट है। और पेटेंट कब बना, पेटेंट क्या है। अब ये पेटेंट क्या है, तो देखो पेटेंट क्या है कि पेटेंट क्या है कि एक आविष्कारकर्ता को, ठीक है, पेटेंट एक आविष्कारकर्ता को एक आविष्कार के लिए प्रदान किया जाता है, ठीक है। किसी व्यक्ति के द्वारा कोई भी आविष्कार किया गया, उस आविष्कार के लिए उसे एक समय दिया जाता है, उस आविष्कार के निश्चित समय के लिए किसी वस्तु का पेटेंट यानी अधिकार दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें हम इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें, जब कोई आविष्कार होता है तो आविष्कारकर्ता को उसके आविष्कार के लिए दिए जाने वाला अधिकार कहलाता है पेटेंट। और पेटेंट अधिकार एक निश्चित समयावधि के लिए जाता है, यानी इसका एक पीरियड होता है, उसमें वो समयावधि के लिए दिया जाता है। पेटेंट की एक अवधि होती है, ठीक है। पेटेंट जब व्यक्ति को दिया जाता है तो वो जो पेटेंट दिया जाता है उस तिथि से लेकर 20 वर्षों के लिए पेटेंट मनुष्य को दिया जाता है। एक बार में पेटेंट, अगर हम पेटेंट के बारे में बात करें, एक बार दोबारा बताता हूं कि जब कोई आविष्कार होता है तो आविष्कारकर्ता को उसके आविष्कार के लिए एक निश्चित समयावधि तक दिए जाने वाला अधिकार है पेटेंट। और पेटेंट अधिकार मनुष्य को जिस दिन पेटेंट निर्धारित उसकी तिथि है, उस तिथि से 20 वर्षों के लिए पेटेंट दिया जाता है। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि पेटेंट एक बार में कितने वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है 20 वर्ष, ठीक है। पेटेंट एक बार में कितने वर्षों के लिए दिया जाता है, 20 वर्षों के लिए दिया जाता है एक बार में पेटेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं पेटेंट की भारत के संदर्भ में। तो भारत के संदर्भ में देखो पेटेंट की अगर हम बात करते हैं तो भारत में क्या है कि जो भी भारत में जो पेटेंट अधिकार बना, सबसे पहले भारत में पेटेंट एक्ट भारत में सबसे पहले पेटेंट एक्ट कब बना, तो पेटेंट एक्ट भारत में सबसे पहले बना है 1911 में, ठीक है। सर्वप्रथम पेटेंट एक्ट बना भारत में। भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो मैं आपको पेटेंट एक्ट जो बता रहा हूं भारत के संदर्भ में बता रहा हूं। यहाँ भारत में सबसे पहले पेटेंट एक्ट बना 1911 में, ठीक है। ये भारत में पेटेंट एक्ट बना। फिर स्वतंत्रता के बाद भारत में पेटेंट एक्ट में चेंज किया गया, यानी संशोधन किया गया और दोबारा पेटेंट एक्ट बना भारत में स्वतंत्रता के बाद में, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद में दोबारा बना पेटेंट एक्ट कब बना, स्वतंत्रता के बाद 1970 में, ठीक है। भारत में पेटेंट एक्ट आपको जो डेट मिलती है पेटेंट एक्ट कब बना, तो 1970 ही मिलती है। पहले था स्वतंत्रता पहले, उसको हटा के दोबारा बनाया पेटेंट एक्ट स्वतंत्रता के बाद 1970 में। ये 1970 में बना और लागू कब हुआ, तो ये लागू हो गया था
लागू हुआ, ये लागू हो गया था 1972 में, यानी भारत में पेटेंट एक्ट 1970 में बना है और 1972 में लागू हो गया। अब हम बात करते हैं इसके तीसरे प्रकार की, यानी तीसरा प्रकार क्या है। तो इसका तीसरा प्रकार जो है वो है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क, ठीक है, तीसरा प्रकार जो इसका वो है ट्रेडमार्क, यानी ट्रेडमार्क क्या है। अब हम बात करें ट्रेडमार्क की, यानी ट्रेडमार्क क्या है, ठीक है। तो ट्रेडमार्क क्या होता है, ट्रेडमार्क, अब हम ट्रेडमार्क की बात करें तो ट्रेडमार्क क्या है कि ट्रेडमार्क एक ऐसा चिन्ह है, यानी एक चिन्ह है ये ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क एक ऐसा चिन्ह है जो एक उद्योग को, ट्रेडमार्क एक ऐसा चिन्ह है जो एक उद्योग की वस्तु और सेवाओं को दूसरे उद्योग की वस्तु और सेवाओं से अलग करता है, वो है हमारा ट्रेडमार्क, ठीक है। समझ में आ गया कि ट्रेडमार्क आपको पूछा जाएगा कि ट्रेडमार्क क्या है। तो ट्रेडमार्क एक ऐसा चिन्ह है जो एक उद्योग की वस्तु और सेवाओं को दूसरे उद्योग की वस्तु और सेवाओं से अलग करता है, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ट्रेडमार्क के तहत कोई भी जैसे चिन्ह है, जैसे आपके मालूम ट्रेडमार्क के तहत क्या क्या आते हैं। तो ट्रेडमार्क के तहत कोई भी जैसे अक्षर है, संख्या, समूह है, समूह के रूप में हो सकता है, या कोई चित्र हो सकता है, कोई चिन्ह हो सकता है, या कोई त्रिविमीय, द्विविमीय आकृति हो सकती है। तो ये हमारे क्या ट्रेडमार्क के तहत आते हैं। और अब हम बात करें कि भारत में ट्रेडमार्क एक्ट कब बना है, भारत के संदर्भ में हम बात करें तो भारत में ट्रेडमार्क एक्ट कब बना, तो 1999 में भारत में ट्रेडमार्क एक्ट बना, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कि भारत में ट्रेडमार्क एक्ट कब बना, कई बार पूछा जाता है कि भारत में ट्रेडमार्क एक्ट कब बना, तो 1999 में भारत में ट्रेडमार्क एक्ट बन गया था। तो ये ट्रेडमार्क हो गया हमारा। अब उसके आगे अगला प्रकार है हमारा ट्रेडमार्क के बाद में हमारा नेक्स्ट है वो है आपका उद्योग भौगोलिक संकेतक। भौगोलिक संकेतक क्या होता है, अब हम बात करते हैं भौगोलिक संकेतक। भौगोलिक संकेतक क्या है, ठीक है। भौगोलिक संकेतक, भौगोलिक संकेतक क्या है, ठीक है। तो देखो जीआई यानी ज्योग्राफिकल इंडिफिकेशन बोलते हैं इसको, भौगोलिक संकेतक। भौगोलिक संकेतक के तहत क्या होता है कि एक निश्चित क्षेत्र में कोई भी उत्पाद है, कोई भी जो उत्पाद है उस उत्पाद को, जैसे खाद्यान्नों संबंधी कोई उत्पाद है या कोई भी जैसे उत्पाद, उस उत्पाद को एक चिन्ह प्रदान किया जाता है भौगोलिक संकेतक के तहत। जैसे कि हम ये मान सकते हैं एग्जाम्पल के तहत कि कोई भी जैसे कृषि संबंधी उत्पाद हो, जैसे मदिरा पे है आपके, या कश्मीरी पश्मीना है, उसके अलावा बीकानेरी भुजिया है, बीकानेरी रसगुल्ले हैं, उनको क्या है कि एक चिन्ह प्रदान किया जाता है, वो होता है हमारा भौगोलिक संकेतक। और भौगोलिक संकेतक जो अधिनियम भारत में बना वो बना है सन 2000 में, ठीक है। भारत में भौगोलिक संकेतक अधिनियम कब बना, तो सन 2000 में भारत में भौगोलिक संकेतक अधिनियम भी बन चुका था। यानी भौगोलिक संकेतक अधिनियम आपको पूछा जाए तो भारत में कब बना, सन 2000 में, ठीक है। तो ये हो गया, यानी भौगोलिक संकेतक के तहत क्या होता है कि भौगोलिक संकेतक के तहत अब भौगोलिक संकेतक से अभिप्राय जो उत्पाद होते हैं उन उत्पादों को प्रदान किया जाने वाला एक चिन्ह है। और इसके तहत इसमें जैसे मदिरा पे है, रसगुल्ले हैं, बीकानेरी भुजिया है, उन संबंधी इसमें एक चिन्ह प्रदान किया जाता है। और ये आपका हो गया भौगोलिक संकेतक। अब इसका लास्ट प्रकार की अगर हम बात करें कि इसका अंतिम प्रकार कौन सा है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो। अब हम उसके अंतिम प्रकार की बात करें कि इसका अंतिम प्रकार कौन सा है, तो इसके अंतिम प्रकार के तहत देखो, इसके अंतिम प्रकार में अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपके देखो कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, भौगोलिक संकेतक हो गया, और इसका एक लास्ट प्रकार और है वो है औद्योगिक डिजाइन, ठीक है। इसका लास्ट जो प्रकार है वो है औद्योगिक डिजाइन। औद्योगिक डिजाइन इसका अंतिम प्रकार, यानी हमारी जो बौद्धिक संपदा है उसके 5 प्रकार बताए गए हैं। लास्ट है औद्योगिक डिजाइन, ठीक है। औद्योगिक डिजाइन, औद्योगिक डिजाइन के तहत क्या होता है कि औद्योगिक डिजाइन के तहत कोई भी आकार है, कोई भी अलंकरण है, कोई भी अपन ये कह सकते हैं कोई भी आकार हो गया, ठीक है, आकार हो गया, अनुक्रम हो गया, या विन्यास हो गया, अलंकरण हो गया, किसी प्रकार की आकृति संबंधित जो है वो इसमें आता है औद्योगिक डिजाइन के तहत। और औद्योगिक डिजाइन अधिनियम भारत में बना है 1999 में, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कि भारत में औद्योगिक डिजाइन अधिनियम कब बना, तो 1999 में औद्योगिक डिजाइन अधिनियम बनाया गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये तो हमारा हो गया औद्योगिक डिजाइन अधिनियम, मतलब कि सबसे पहले हमने पढ़ लिया कि बौद्धिक संपदा अधिकार क्या है उसके बारे में बताया, फिर परिभाषा हो गई बौद्धिक संपदा अधिकार की, प्रकार हो गए कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेतक और औद्योगिक डिजाइन। अब हम बात करते हैं कि बौद्धिक संपदा अधिकार जब संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वीपो यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो संगठन था, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का गठन किया गया,
ठीक है। जब संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मानव के बौद्धिक अधिकारों की रक्षा के लिए, हम दोबारा देख लो, जब संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मानव के बौद्धिक अधिकारों की रक्षा के लिए ये है अपना विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी वीपो का जब संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा गठन किया गया, कि इसलिए गठन किया गया था कि मानव के अधिकारों की रक्षा की जा सके, ठीक है। तो 1999 में वीपो का जो गठन करने से, यानी मानव के बौद्धिक अधिकारों की रक्षा के लिए 1999 में हमने ये संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा यह फैसला किया गया कि एक मानव के अधिकारों की रक्षा के लिए एक संगठन का गठन किया जाए, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का गठन किया गया, वीपो का गठन किया गया, ताकि मानव के अधिकारों का संरक्षण किया जा सके। मानव की जो बौद्धिक संपदा है, जो उसके नए आविष्कार है, रचनाएं हैं, कलाकृतियां हैं, उनको संरक्षण किया जा सके, उनके हनन होने से रोका जा सके। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा वीपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो का गठन किया गया, यानी वीपो, ठीक है, वीपो का गठन किया गया संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, यानी बौद्धिक संपदा के संरक्षण के लिए इसका गठन किया गया संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। अब हम बात करते हैं वीपो के संदर्भ में, यानी वीपो क्या है। तो देखो सबसे पहले वीपो क्या है, तो वीपो क्या है कि मानव के जो बौद्धिक अधिकार है उन अधिकारों का संरक्षण करता है, ठीक है, मानव के बौद्धिक अधिकारों का संरक्षण करता है। उसके अलावा जो भी बौद्धिक क्रियाएं हैं, रचनाएं, आविष्कार, उनको प्रोत्साहित करता है, ठीक है। वीपो क्या करता है, वीपो क्या कार्य करता है, तो वीपो मानव के बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण करता है, मानव के जो आविष्कार है उन आविष्कारों को बढ़ावा देता है, उनके नवाचारों को, आविष्कारों को, कलाकृति को, उनको प्रोत्साहित करता है, ताकि मानव के द्वारा नए नए आविष्कार, नई खोजें आदि हो सके। ये कार्य करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले ये क्या कार्य करता है, मैंने आपको बता दिया। इसके फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो इसका पूरा नाम क्या है, यानी फुल फॉर्म, यानी वीपो का पूरा नाम क्या है। अगर आपको पूछ जाए कि वीपो का पूरा नाम क्या है, तो इसके पूरे नाम की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगर हम वीपो की फुल फॉर्म की बात करें कि देखो वीपो क्या है, एक बार मैं दोबारा से बता देता हूं आपको कि वीपो के बारे में हम चर्चा करें, यानी वीपो की स्थापना किसने की, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने। वीपो क्या है कि मनुष्य के जो बौद्धिक संपदा अधिकार है उन अधिकारों का संरक्षण करता है, उनका हनन होने से रोकता है वीपो। उसके अलावा वीपो क्या करता है कि मनुष्य को बौद्धिक संपदा अधिकार को बढ़ावा देता है, ताकि मनुष्य के द्वारा या मानव के द्वारा नई नई आकृतियों का निर्माण किया जाए, नई खोज की जाए, नए आविष्कार किए जाए, नए नवाचारों को प्रोत्साहित किया जाए, यानी बौद्धिक संपदा अधिकारों को प्रोत्साहित करने का कार्य करता है वीपो। वीपो की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें, इसका पूरा नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वीपो की स्थापना कब हुई, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जब इसको बनाया गया तो वीपो की स्थापना कब हुई, तो वीपो की स्थापना हुई थी 14 जुलाई 1967, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा वीपो का गठन किया गया 14 जुलाई 1967 को वीपो का गठन किया गया। अब वीपो का गठन 14 जुलाई 1967 को किया गया, ठीक है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अभिकरण है और वर्तमान में वीपो के महानिर्देशक की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में इसके महानिर्देशक कौन है, वर्तमान में महानिर्देशक की अगर आपको पूछा जाए कि वर्तमान में इसके महानिर्देशक कौन है, वीपो के महानिर्देशक आपको पूछे जाए तो इसका महानिर्देशक कौन है, फ्रांसिस ठीक है। वीपो के वर्तमान महानिर्देशक फ्रांसिस गोरी, कंप्लीट इतना। अब हम बात करें इसके सदस्यों की, तो देखो वीपो के सदस्य देश कौन से हैं, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के जो भी सदस्य देश होते हैं वो ही वीपो के सदस्य देश होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो भी सदस्य देश हैं वो वीपो के सदस्य देश होते हैं, वही वीपो के सदस्य यानी संगठन सदस्य होते हैं। और
उन सदस्यों को हम बाध्य नहीं कर सकते हैं। अगर वो चाहें तो इस वीपो के सदस्य बन सकते हैं, अगर वो नहीं चाहें तो वीपो के सदस्य नहीं बन सकते हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य देशों की संख्या है वो है 193 और वीपो के सदस्य भी 193 है। ठीक है, तो इसके सदस्य कितने 193 सदस्य वर्तमान में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के और इसके सदस्य 193, यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य होते हैं वही सदस्य वीपो के सदस्य होते हैं। 193 के सदस्य हैं। अब हम बात करें भारत के संदर्भ में, क्योंकि भारत में तो हमें भाई भारत में हम रहते हैं तो यहाँ तो पढ़ना विशेषकर जरूरी है। अब हम बात करते हैं भारत के संदर्भ में कि भारत वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का संगठन कब बना। अगर आपके पास क्वेश्चन आया है कि भारत विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का सदस्य कब बना, तो भारत बना है 1975 में। ठीक है, भारत इसका सदस्य कब बना, भारत सदस्य बना है इसका 1975 में। ठीक है, 1975 को भारत भी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का सदस्य बन गया। ठीक है, तो ये हो गया विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के बारे में जो भी डिटेल थी वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एक बार इसको थोड़ा सा रिवीज, मतलब कि जो विश्व, एक बार मैं थोड़ा सा और बताता हूं इसमें कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मानव के बौद्धिक अधिकारों की रक्षा के लिए क्या हुआ कि जब बार बार में मतलब ये हो रहा था कि मानव के अधिकारों का हनन हो रहा है। मानव जो भी आविष्कार करता है, जो भी नए आविष्कार कर रहा है, जो भी नई खोजें कर रहा है, जो भी मानव के द्वारा कलाकृति हो, चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, जो भी जिनका भी निर्माण किया जा रहा है, उनका हनन दूसरा व्यक्ति कर रहा है। यानी मानव किसी कोई नया आविष्कार करता है और उसके आविष्कार का फायदा दूसरा व्यक्ति अपने लाभ के लिए उठा रहा है। तो इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की जो संगठन है, अभिकरण है वीपो, उसने ये सोचा कि किस प्रकार मानव के इस अधिकार का हनन होने से रोका जाए। तो इसने मानव के बौद्धिक संपदा अधिकार को, या मानव की जो बुद्धि के जो अधिकार हैं, उन अधिकारों को बचाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए 26 अप्रैल को, ठीक है, 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। ये घोषणा तो इसने घोषणा कब करी थी, घोषणा करी थी 1999 में। ठीक है, घोषणा इसने 1999 में घोषणा की और ये लागू हो गया था सन 2000। ठीक है, तो ये देखो आपको पूछा जाए कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, यानी घोषणा भी इसी ने की, वीपो की है ये डिटेल। ठीक है, विश्व, अगर आप पूछे विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। अब हम बात करें विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, आपको बार बार ये क्वेश्चन आता है कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 अप्रैल को। ठीक है, 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। आपको ये ध्यान रखना है कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 अप्रैल। ठीक है, 26 अप्रैल को हमारा विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूं, जब मानव के अधिकारों का बार बार उल्लंघन हो रहा था, मानव के अधिकारों का, तो मानव के अधिकारों की रक्षा के लिए, उसके संरक्षण के लिए विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई, ताकि मानव के अधिकारों को प्रोत्साहित किया जा सके, उसका संरक्षण किया जा सके, उसके अधिकारों के जो हनन हो रहा है उसे रोका जा सके। इसके लिए 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस बनाए जाने लगा। तो ये हमारा टॉपिक क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट, यानी आईपीआर का जो भी टॉपिक था इंपॉर्टेंट, इस टॉपिक में जितने क्वेश्चन बनते थे वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। आपके इससे बाहर जो कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, जितने क्वेश्चन आपके इसके बनते थे वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। आपके यूजीसी नेट की क्लासों में भी ये टॉपिक है, उसके अलावा दिल्ली की जो भी असिस्टेंट लाइब्रेरियन वैकेंसी उसमें भी ये टॉपिक आएगा, और लाइब्रेरी अटेंडेंट में भी आपके टॉपिक आएगा। इसलिए विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार पर जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो मैंने सभी आपको बता दिए हैं। इसके बाहर से आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट यानी बौद्धिक संपदा अधिकार मनुष्य का अधिकार है। मनुष्य को बौद्धिक व्यक्तित्व के परिप्रेक्ष्य में यह अधिकार मनुष्य को प्रदान किया गया है, और एक निश्चित समयावधि में और एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में मानव इस अधिकार का के तहत कार्य कर सकता है, वो है हमारा बौद्धिक संपदा अधिकार।
तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट और क्वेश्चन थे सभी आपको मैंने बता दिए हैं। मैंने जितना बताया उसके बाहर से और कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक का बनता ही नहीं है, कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता। जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको सभी बता दिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताया करो कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो हमें कमेंट बॉक्स में बताया करो, ताकि मेरे द्वारा और नए नए वीडियो आपको तुरंत मिलते रहे। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरे द्वारा जो भी नए वीडियो बनाए जा रहे हैं नेट के, यूजीसी नेट के फ्री वीडियो, तो वो आपको तुरंत मिलते रहिए। ये नेट की जो वीडियो फ्री, ये नेट की जो हमारी फ्री क्लासेस चल रही है ये बिल्कुल निःशुल्क है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है और ये आपको हमेशा निःशुल्क मिलती रहेगी। नेट की बिल्कुल फ्री क्लास है। आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।